हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में जानकारी दिया। आज की जो क्लास है मैं आज आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देंगे, कक्ष और कक्षक के बारे में जानकारी देंगे। तो थोड़ा सा इसके बाद हम क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, ऑर्बिट होता क्या है, ऑर्बिटल किसे कहते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक की बात करता हूँ। ठीक, ऑर्बिटल किसे कहते हैं तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी बच्चों, थोड़ा लिख लीजिएगा। नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर यानी ये हमारा क्या है, एक एटम हो गया और हमारा ये क्या है आपका नाभिक है। तो डिफिनेशन क्या निकल के आती है, नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता होती है। यानी हमारा ये पॉइंट क्या है, नाभिक है बच्चों, न्यूक्लियस। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी कक्षा की, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है बच्चों, यहां, यानी ऑर्बिट के बाहर। तो डिफिनेशन क्या निकल के आ गई, नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक यानी ऑर्बिटल कहा जाता है। इसके बाद कहा जाए कि परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की किसी भी समय नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष में विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता से संबंधित है। तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होती है, इलेक्ट्रॉन के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता कभी शून्य नहीं होती। याद रखिएगा पॉइंट, यानी इलेक्ट्रॉन के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, कभी भी शून्य नहीं होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन, चाहे नाभिक से अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, चाहे नाभिक से, नाभिक ये है अनंत दूरी तक, यानी और दूर तक मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन कितना भी हो, वह क्या होगा, उसमें शून्य कभी नहीं होगा। यानी चाहे नाभिक से अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, शून्य कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता किसी भी क्षेत्र में कभी, किसी भी क्षेत्र में कभी 100% नहीं होती। ये भी निश्चित है, मतलब ना तो शून्य होगी ना तो 100% होगी, कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगा, कम जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। तो डिफिनेशन निकल के आ गया, समझ में आ गया डिफिनेशन ना, कि नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र, ये हमारा नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहा जाता है, यानी कक्षक कहा जाता है। अच्छा, इसमें कक्ष की क्या बात होगी, ऑर्बिट क्या होता है बच्चों, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ऑर्बिट किसे कहते हैं, यह नाभिक के चारों ओर अच्छी तरह से वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इनका आकार कैसा होता है, गोलाकार और वृत्ताकार होता है। जो कक्ष की अवधारणा है उसको किसने दिया बच्चों, जो कक्ष की अवधारणा बोर ने दिया है। कक्ष की अवधारणा किसने दिया, बोर साइंटिस्ट, ऑर्बिट। ठीक है, याद रखिएगा, कक्ष की अवधारणा बोर वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया। और कक्षक की अवधारणा तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। कक्षक की अवधारणा किस पर है, तरंग यांत्रिकी, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, यानी तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। किसकी अवधारणा, ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल की अवधारणा जो होगी तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित होता है, और कक्ष की अवधारणा क्या होगी, बोर पर आधारित है। यानी कक्ष को किसने बताया, बोर वैज्ञानिक ने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं कि कक्ष में जब बात करते हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2n² होती है, और n = कक्षक की संख्या होती है।
लेकिन अगर हम कक्षा की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के वेग की यांत्रिकी क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। यदि हम कक्षा की बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होंगे और इसमें क्या हो सकता है 2n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर के आधार पर होती है, जहां n बराबर कक्षकों की संख्या। तो ये रहा आपका कक्षा और कक्ष। इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं, अंतर क्या होगा इसके आधार पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। क्या होगा कक्ष और कक्षा, ऑर्बिट और ऑर्बिटर, कक्ष और कक्षक। देखिए क्या होता है, यह नाभिक के चारों ओर अच्छी तरह से परिभाषित वृत्ताकार पथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इनका आकार गोलाकार और वृत्ताकार है, यानी इनका जो आकार होगा वह कैसा होगा, गोलाकार होगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है यानी कक्षा, यह त्रिविमीय अंतरिक्ष का नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है और इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी और आकार जो होगा बच्चों कैसा होगा, आकार इनका भिन्न भिन्न होगा। इनका आकार कैसा होगा, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा अंतर आता है कक्षाएं वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होती है। इनकी जो कक्षा होगी वह कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। और इनकी जो कक्षा होती है कैसी होती है, कक्षक वृत्ताकार डमरू के समान और 2 डमरू के समान होते हैं। यानी इनका जो आकार, कक्षक का जो आकार होता है इसमें क्या बताया है, कक्षाएं वृत्ताकार होती है। कैसी, वृत्ताकार होती हैं। और कक्षक की जो कक्षक में क्या होता है, इनका कक्षक जो होते हैं वृत्ताकार डमरू और 2 डमरू के समान। वृत्ताकार डमरू 2 डमरू, इसका मतलब क्या होगा, डम्बल और डबल डम्बल, यानी स्फेरिकल तो होता ही है, स्फेरिकल के साथ साथ डम्बल होता है और डबल डम्बल भी होता है। ठीक है बच्चों, डम्बल होता है और डबल डम्बल भी होता है। डबल डम्बल, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, डबल डम्बल का मतलब 2 डम्बल के, DOUBLE डबल डम्बल। ठीक, डबल डम्बल होता है यानी स्फेरिकल होगा, डबल डम्बल होगा और डबल डम्बल होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन के एक तल में गति को प्रदर्शित करता है और जो कक्षक होता है इलेक्ट्रॉन के वेग को त्रिविमीय कक्ष में प्रदर्शित करता है। चौथा पॉइंट होगा किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है। यानी किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें हो सकती है, 2n स्क्वायर हो सकती है। और अगर हम कक्षक की बात करते हैं तो किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होंगे। कितने होंगे बच्चों, चौथे पॉइंट में क्या होगा, 2, यानी किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, याद रखिएगा। इससे ज्ञात होता है कि नेक्स्ट पॉइंट, इससे ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन के संवेग व स्थिति का सही निर्धारण एक साथ किया जा सकता है। अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत की क्या होगा, विरुद्ध है। निश्चित रूप से यदि हम कहेंगे कि स्थिति और संवेग, स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ मान निकालना संभव है। यदि अगर कहते हैं कि मान निकाला जा सकता है तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विरुद्ध है। किसका किसका, स्थिति और संवेग, क्या है, स्थिति और
संवेग। अगर स्थित और संवेग दोनों का मान निकलता है तो निश्चित रूप से हाइजेनबर्ग के क्या होगा, विरुद्ध होगा, यानी उसके अपोजिट होगा नियम के। और अगर कक्षा की बात करते हैं, इससे ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का सही सही निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता, अतः यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के रूप में है। ये कह रहे हैं कक्षक में कि स्थित और संवेग का एक साथ निर्धारण असंभव है, यानी एक साथ इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, और एक साथ अगर निर्धारण नहीं किया जा सकता तो निश्चित रूप से क्या होगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में है, यह अनुरूप है। ठीक, लास्ट पॉइंट करते हैं, कक्ष की अवधारणा बोर ने दिया है, याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। कक्ष की अवधारणा किसने दिया है बच्चों, बोर ने दी है। और कक्षक की अवधारणा किसने दिया है बच्चों, कक्षक में लिखेंगे तरंग यांत्रिकी, यानी तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। इस पर तरंग यांत्रिकी सिद्धांत, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। ये रहा आपका ऑर्बिट, क्या है, कक्ष को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, यानी कक्षक। याद रखिएगा, ऑर्बिटल भी कहा जा सकता है और कक्षक भी कहा जा सकता है। तो मैं आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वांटम संख्याएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम आपको अच्छे से बताएंगे, कहना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या, क्वांटम संख्या। बच्चों कंसंट्रेट रहिएगा, ये अभी आपको मैं डेफिनेशन बताया ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। अब आप पढ़िए क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। चलिए बच्चों, हम क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वांटम संख्या क्या कहलाता है, देखिएगा डेफिनेशन क्या होगी, चार संख्याओं का सेट जिनकी सहायता से, चार संख्याओं का सेट जिनकी सहायता से किसी परमाणु से संबंधित, चार संख्याओं का सेट जिनकी सहायता से किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित सभी सूचनाएं, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। जैसे कि स्थित, ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार व दिशा, इन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं अथवा क्वांटम संख्या कहा जाता है। बन जाएगा बच्चों, जैसे कि स्थित, ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार व दिशा आदि। दिशा के बाद आप आदि लगा देते हैं, दिशा और आदि, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। मतलब याद रखिएगा कि चार संख्याओं का सेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि चार प्रकार की क्वांटम संख्या होती है और चार संख्याओं का सेट जिनकी सहायता से किसी परमाणु से संबंधित, यानी किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि एक ही परमाणु, किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित और सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। सभी सूचना कौन कौन सी होगी, जैसे कि स्थित, उसकी स्थिति कैसी है, ऊर्जा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार, दिशा, यानी इन्हीं सभी स्थितियों के बारे में जो जानकारी देता है और इन जानकारियों का अध्ययन कराता है, उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा पॉइंट होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण क्वांटम संख्या। ये चार प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं, एक एक के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट। तो चलिए प्रथम नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर होगा प्रधान या मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या क्या बोलते हैं? एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा पॉइंट होता है बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा पॉइंट होगा आपका चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या किससे क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। यानी ये आपकी 4 प्रकार की क्वांटम संख्या हो गई। एन, एल, एम और एस से व्यक्त किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा तो उसे स्मॉल एम से, दिगंशी क्वांटम संख्या होगा तो एल से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को तो बताया जाएगा स्मॉल एम से, स्मॉल एम हो जाएगा, और आपका चक्रण क्वांटम संख्या होगा स्मॉल एस से। यानी एल, एन, एल, एम और एस के द्वारा इन्हें व्यक्त किया जाता है। हम इसको स्क्रीनशॉट की सहायता से आपको दे देंगे, ठीक है, और आप पढ़ लीजिएगा। आप चलते हैं प्रथम नंबर को हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में हम बात करते हैं। प्रथम क्वांटम संख्या क्या है? इसे मुख्य क्वांटम संख्या को बच्चों क्या बोला जाता है? प्रधान क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता है? प्रधान क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है। तो ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, इन क्वांटम संख्या से मुख्य कोश या ऊर्जा स्तर व्यक्त होता है। क्या बताया हो? ये मुख्य कोश, मुख्य कोश के बारे में बताया और ऊर्जा स्तर के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है। इसके बाद क्या कहा गया है? जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे स्मॉल एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह क्वांटम संख्या स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखाओं को स्पष्ट करती है जो विभिन्न कोशों या कक्ष से इलेक्ट्रॉन के कूदने या जंपिंग करने से प्राप्त होती है। और स्मॉल एन के द्वारा व्यक्त किया गया है, तो एन के मान से मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्षा ज्ञात होती है। यानी एन के मान से मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कक्षा का पता चलता है कि कौन सी कक्षा में होगा। और बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और इन कोशों को के, एल, एम, एन आदि से व्यक्त किया जाता है। तो ठीक है, देखिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कौन से के, एल, एम, एन है? तो ये हमारी कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। पहली कक्षा को हम के बोलते हैं, फिर यम हो जाएगा, फिर यम हो जाएगा, यानी ये कोश होते हैं और के, एल, एम, एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ये 1, 2, 3 और ये 4 होता है। और 1, 2, 3, 4 का मतलब क्या हुआ बच्चों? n=1। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम बात करते हैं तो पहली कक्षा की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? n=1 हो जाएगा। फिर दूसरी कक्षा की बात आ जाएगी तो दूसरी कक्षा में क्या बोल देंगे? n=2 हो जाएगा। तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो n=3 हो जाएगा। चौथी कक्षा की बात करेंगे आपका तो n=4। यानी 1, 2, 3, 4 के बाद में जो बात हो रही है वो आपकी कक्षा हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे हम कक्षा के आधार पर तो हो गया। अब हम थोड़ा इसको और आगे वर्णन करते हैं, तो थोड़ा इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका थोड़ा डिटेल समझना है क्या, तो थोड़ा देखिए क्या होता है।
एन इक्वल टू अगर 1 होगा, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4, यानी 1 2 3 4 की बात आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अगर 1 रहेगा तो k को, 2 रहेगा तो k l को, और m को, और ये n को, यानी k l m n, k l m n याद रखिएगा। और ये दिमाग मान लीजिए क्या होते हैं, कोष, ये है क्या, कोष होते हैं, सेल, ठीक। ये सभी क्या होते हैं, k कोष, l कोष, m कोष और n कोष। ये क्या है, नाभिक से प्रथम, यानी नाभिक से प्रथम में है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते चले आएंगे तो नाभिक से द्वितीय हो जाएगा, नाभिक से तृतीय हो जाएगा, नाभिक से चतुर्थ हो जाएगा। पहली जानकारी किया। दूसरा जानकारी क्या कहते हैं, ये पहली जानकारी हमने बताया क्वांटम संख्या में, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में दिया। दूसरे में यह बताया कि प्रधान क्वांटम संख्या जो होती है, स्मॉल n से इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी प्रकट करती है तथा इससे इलेक्ट्रॉन का आकार भी प्रदर्शित होता है। यानी यह पता चलता है कि हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है नाभिक से कितनी दूर पर है, 2 हो जाएगा तो कितनी दूर पर चला जाएगा, तीसरा हो जाएगा तो वो कितनी दूर पर चला जाएगा। तीसरे पॉइंट में n के मान से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य परमाणु की ऊर्जा का निर्धारण होता है और n कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर समझी जाती है। नेक्स्ट होगा किसी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, यानी किसी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो यह देखिए किसी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। 14 पॉइंट होगा, 1 2 3 और ये आपका फोर्थ पॉइंट में देखिएगा, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये फोर्थ नंबर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, किसी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, किसी कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है आपको। तो चलिए, किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। क्या बताया गया, किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2n² है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2n² कैसे होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, हम प्रथम द्वितीय और तृतीय को वही निकालेंगे। मान लीजिए n = 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 का वर्ग = क्या होगा, 1 2, तो हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा 2 ही आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो पहली कोष में यानी प्रथम कोष में क्या होगा, प्रथम कोष में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। प्रथम कोष में कितने आ जाएंगे, प्रथम कोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2। अब बात करते हैं n = 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 4 2 8। तो द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना, प्रथम द्वितीय कोष की बात हो रही है, कितने, द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। इसी प्रकार से n = 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर = 3 × 9 दूनी 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन है बच्चों, याद रखिएगा। ये आपका तृतीय कोष हो जाएगा। और इसी के आगे हम चौथे कोष की बात करते हैं, चतुर्थ कोष में तो 2 गुणे हो जाएगा, n = 2 हो जाएगा, n = 3, तो 3 का 4 हो जाएगा, क्योंकि चौथी कक्षा निकल रही है। तो 2 कैसे आ रहा है बच्चों, याद रखिए आपका फार्मूला है, ये 2 आ गया और n आ गया, तो n की स्थान पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और वर्ग कर देंगे, तो 4 4 16 दूना 32, यानी ये 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये चतुर्थ कोष में हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम कैसे बताया गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जानकारी देता है मुख्य क्वांटम संख्या, ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देता है।
मुख्य क्वांटम संख्या में n से तो दर्शाते हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला होगा 2n² होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2n² जो होता है, तो हम देखिए आपके सामने क्या किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, तो हम n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, यानी 1 2 3 4 दर्शाया। अगर 1 होगा तो प्रथम कोष, फर्स्ट कोष होगा, द्वितीय कोष, तृतीय कोष और चतुर्थ कोष। हम यहाँ पे n की संख्या चेंज करते चले गए, तो आपको साफ कर दिया। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपका दिगंशीय क्वांटम संख्या, और दिगंशीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। स्मॉल l के द्वारा क्या होता है बच्चों, उसको कहा जाता है, पूर्व में यह पढ़ा जा चुका है कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से ध्यानपूर्वक देखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाएं कई महीन रेखाओं से मिलती है और बनी होती हैं। यह सुझाव आया कि मुख्य कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान नहीं होती, यानी मुख्य कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है बच्चों, समान नहीं होती। तो बच्चों इसमें आपने क्वांटम संख्या में 4 प्रकार की जो क्वांटम संख्या होती हैं, तो प्रथम क्वांटम संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या बोला जाता है, दूसरे वाले को यानी कि दिगंशीय क्वांटम संख्या, फिर थर्ड नंबर जो होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और फोर्थ नंबर जो आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप इसमें चारों प्रकार की जो होती हैं उसमें आप फर्स्ट जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आपको जानकारी दे दिया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है आपका, मैं आपको खींच दूंगा तो और आगे बढ़ जाएगा। इससे ये होगा कि हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में जानकारी ले लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कल मतलब कहना चाहिए कि दिगंशीय क्वांटम संख्या और दिगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इसको जाकर अच्छे से समझिए, पढ़िए, और इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो दूसरा, तीसरा और चौथा होगा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और दूसरा कौन सा होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और फोर्थ नंबर होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आता है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे कैसे क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स कीजिए, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, गुड डे, ओके।